नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अच्छा ना। चलो, उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको सारे के सारे वीडियोस जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको अच्छे से प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ ना कुछ पेपर लेके आ जाते हैं, तो आज मैं पेपर लेके आई हूँ पेपर 4 साइंस का सेक्शन सी। तो सेक्शन सी पेपर 4 का देखते हैं गाला का क्या हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और समझते हैं इनके आंसर्स को भी। तो प्लीज़ खाली स्क्रीनशॉट लेकर रटाफिकेशन मत कीजिए, समझिए आंसर्स को ताकि अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट इज रेंसिडिटी एंड स्टेट द रेमेडीज टू अवॉइड द रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भैया होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो हमारा खाना बदबूदार हो जाता है ना, तो बदबूदार खाने को अपन कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे खाने में होता है ऑयल। तो ऑयल जब हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो ऑक्साइड हो जाता है और इसके हिसाब से उसके अंदर स्मेल आना स्टार्ट होती है। तो सिंपल बात तो यही है। तो ये देखते हैं कि साइंटिफिकली हमें किस स्टेटमेंट्स को अपन को यूज करना है टू फ्रेम द आंसर। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड रिजल्टिंग इन बैड स्मेल, तो गंदी सी स्मेल आती है। ओके, स्वाद वगैरह बेकार हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी को हमें कैसे प्रिवेंट करना है? तो भैया देखो, सिंपल अगर दो तरीके आपको लिखने हैं, तो एक तो आप ना एयर टाइट कंटेनर में रख दो खाने को, दूसरा रेफ्रिजरेटर में रख दो। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, घर पे मम्मी करते हैं, अपन ने देखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो आपका आ गया कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर एंड स्टोर फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट में क्या होता है ना, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता तो खाना अपना स्पॉइल नहीं होता। तो ये दो तो आ ही गए। अच्छा, अब तीसरा, अगर खाना अपन को पैकेजिंग में मिलता है, ये तो घर की बात हो गई ना, जो बाहर से अपन लेके आते हैं ना, पैकेट्स में होता है, तो क्या कर सकते हैं? तो हम लोग उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो फूड को ऑक्सीजन से, ठीक है, मिलने को रोके ना। वो होता है पिक्चर में विलन कैसे होता है, ठीक है, वो विलन जो होता है वो दो लवर्स को मिलने से रोकता है। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स अपन विलन की तरह काम करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरा है फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन फूड पैकेट्स, लाइक पोटैटो चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस वगैरह डाल देते हैं, वो भी ऑक्सीजन को ऑयल के साथ कांटेक्ट आने में से रोकती है। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल ए इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस, ठीक है, while its oxide B possess amphoteric property। एम्फोटेरिक आया, ओके, तो वो हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड डिस्क्राइब द थर्माइट प्रोसेस। तो ए इज द एल्यूमिनियम जो थर्माइट में यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम पाउडर। और बी कह रहा है कि एम्फोटेरिक नेचर भी है। तो एम्फोटेरिक हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं, एक तो Al2O3 और दूसरा ZnO, है ना, दो होते हैं। तो ये हो गया हमारा Al2O3, मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब कह रहा है कि थर्माइट प्रोसेस को डिस्क्राइब कर लो। तो ठीक है, थर्माइट रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन होता है जहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसमें से। ठीक है, बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम उस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्सोथर्मिक की नेचर होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसके अंदर। ठीक है, और इस हीट की वजह से हम जो मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? इसमें मॉल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब कि लिक्विड स्टेट में, पिघला हुआ, नॉट लिक्विड, पिघला हुआ। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पर। देखो 3 मार्क का है, तो आपको बिना रिएक्शन के तो आपका केमिस्ट्री का आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल थर्माइट रिएक्शन का ये है कि भैया Fe2O3 है, मतलब कि आयरन ऑक्साइड। मैंने आपको क्या बोला, एल्यूमिनियम जो होगा वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आयरन ऑक्साइड में से जो ये ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम अपनी तरफ खींच लिया, तो वो बन गया Al2O3 और आयरन हमको मिल गया इन लिक्विड फॉर्म। L मतलब कि लिक्विड, मतलब मोल्टन स्टेट में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आयरन मेटल जो है वो हमें मिल जाएगा फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड्स। ठीक है, अब यही, ठीक है, मेन जो है इट इज़ यूज टू वेल्डिंग द ब्रोकन पीस ऑफ आयरन। ठीक है, तो अपन जो कहते हैं ना कि कभी नहीं, अपन के रेलवे ट्रैक्स जो है वो क्रैक आ जाता है, तो अपन देखते हैं उसके अंदर यूँ पूरा अलग से वो चिपकाया होता है। ठीक है, यहाँ तो कई बार गेट वेट में घर पे गेट वगैरह होता है, खिड़की की जालियाँ होती हैं, तो हम लोग वेल्डिंग वाले को बुलाते हैं ना। तो ये वेल्डिंग वाला काम करता है। तो बेसिकली आयरन को मेल्ट करके जो टूटे हुए पीस होते हैं ना उनके बीच में आयरन वो मोल्टिंग वाला डाल देता है, तो वो चिपक जाते हैं आपस में। ठीक है, तो उसको अपन वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, बिना रिएक्शन के आंसर खत्म नहीं होगा बेटा, 3 मार्क तो बिल्कुल नहीं होगा, तो प्लीज़ रिएक्शन लिखते रहिएगा, पूछे ना पूछे ना। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
गिव रीजन NaKN lithium, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम are preserved in under oil केरोसिन। हाँ ठीक है ना। देखो बेसिकली पहला इसका आंसर डिस्कस करते हैं फिर दूसरे का, है ना। तो सोडियम पोटेशियम लिथियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसके लिए हमें उनको केरोसिन में रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ या अगर हवा में जो मॉइस्चर होता है उसके साथ जब कांटेक्ट में आ जाते हैं ना तो वो हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि Na जो है वो ऑक्सीजन होता है कि नॉट ऑक्सीजन, बेसिकली वो ह्यूमिड जो वाटर होता है कंटेंट उसके जब कांटेक्ट में आएगा ना तो वो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कंपाउंड्स बना लेते हैं। चलो वो बनाते हैं उसका कोई गम है नहीं अपने को, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर लेता है। इसकी वजह से, ठीक है, ये सारे मेटल्स को हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन इज ऑयल और हमें पता है कि ऑयल और वाटर, ठीक है, वो कभी भी आपस में मिल नहीं सकते हैं, है ना। वो उनके जैसे होता है ना भाई बहन, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं बट कभी उनकी बनती नहीं है। तो वाटर और ऑयल आप एक ही ग्लास में डाल दो, ठीक है, बट कभी वो कभी मिक्स नहीं होंगे, बनेंगे नहीं कभी भी एक दूसरे के साथ। तो बेसिकली ऑयल जो है वो ह्यूमिड एयर को ऑक्सीजन मेटल्स के साथ कांटेक्ट में आने से रोकता है, इसके लिए हम लोग उसको केरोसिन में रख देते हैं, ठीक है बच्चा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल यार इट इज यूज टू मेक द कुकिंग वेसल्स। भाई कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में क्यों काम आता है, इतना हाईली रिएक्टिव है तो वो तो ऑक्साइड बन जाएगा, जंग चढ़ जाएगी उस पर, फिर अपन क्यों बनाते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है, नो डाउट, ठीक है, बट उसकी एक प्रॉपर्टी भी है, वो ये है कि इट इज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन, उसके ऊपर कभी जंग नहीं चढ़ती है, चढ़ती है बट बहुत टाइम लगता है ना, फटाफट से नहीं चढ़ती, ठीक है। उसका रीज़न बता रहा है क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है ना बेटा, तो वो अपने आसपास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली सी लेयर बना लेता है। समझो ये एल्यूमिनियम का ग्लास है ना, ठीक है। तो अभी एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया ना, तो एक पतली सी, ठीक है, पतली सी इस तरीके की पूरी ऑक्साइड की लेयर जो है वो बना देगा अपने आसपास, ठीक है। अब इससे थोड़ी शाइनिंग तो कम हो जाती है, नो डाउट, बट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इर्द गिर्द है ना, बट वो आगे उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि जो एल्यूमिनियम है ना वो सुरक्षित हो गया, ठीक है, एक कवच उसने बना लिया, अब उसके बाद उसको कोई परेशान, ऑक्सीजन को परेशान नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन एल्यूमिनियम लाइट इन वेट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसके लिए हम उसको यूटेंसिल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, What are the reflex actions? Explain with examples। देखो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है, तो भैया जी रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है स्टिमुली का, ठीक है। स्टिमुली मतलब आपके सामने क्या चीज़ आ रही है और तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो सराउंडिंग को लेके, तो वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया तो आपका सीधा ध्यान यूँ चला जाएगा, ठीक है, मम्मी ने बुलाया भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लिया, बट देन ऑल्सो आपका ध्यान चला गया, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कोई चीज़ गिर जाती है तो अपन सीधा देख लेते क्या गिर गया, है ना, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है ऑटोमेटिक, अपन जानबूझ के नहीं करते, ये चीज़ हो जाती है। अब इसमें होता क्या ना, व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड इट सेंड्स अ सिग्नल टू ब्रेन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जनरल क्राइटेरिया कैसा होता है कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, वी हैव द 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ओके, तो ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स को अपन रिसेप्टर्स कहते हैं, स्किन हो गया, टंग हो गया, आईज हो गए, स्मेल, नोज हो गया, ठीक है, ईयर्स हो गए, ये सारे ये द 5 ना। तो इनके सामने कभी भी अगर इसके पिन चुभ गई, ऐसे कहेंगे आउ, ठीक है, ये पिन चुभ गई, तो जब ये चुभेगी तो ये जो सिग्नल है ये जाएगा ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें बोलेगा भाई अपना हाथ हटा दो या पिन को साइड में कर दो, वॉट एवर हमें रिस्पॉन्स बोलेगा, अपन वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बट कई बार, ठीक है, ये रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अब तेज़ क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही मिल जाते हैं, ब्रेन के पास वो चीज़ पहुँचती ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं, ठीक है, तो यहाँ आप बच्चे हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है और आप सीधा गए हो वाइस प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल, तो अब वाइस प्रिंसिपल को लगा ये तो मुद्दा बड़ा प्रॉब्लम वाला है, इसका सॉल्यूशन जल्दी लाना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल के पास जाएंगे, वो सोचेंगे तो वो खुद अपने हिसाब से आपको डिसीजन दे देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल तक वो बात पहुंची नहीं, वाइस प्रिंसिपल ने खुद डिसीजन दे दिया। तो इस तरीके से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो मैसेजेस जाते हैं, अगर स्पाइनल कॉर्ड को लगता है कि भैया ये ब्रेन के पास पहुंचाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, मैंने गरम गरम ग्लास ले लिया है दूध का हाथ में और मेरी स्किन जल रही है,
ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास पहुंचाएंगे तो टाइम लग जाएगा भाई, इस बेटर मैं ही बोल देता हूँ तो ग्लास छोड़ दे, आई बस समझ में। तो इस तरीके से जो क्विक एक्शंस वाले काम होते हैं ना वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किए जाते हैं, और इन्हीं एक्शंस को अपन रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, ठीक है बच्चा। ओके, अब कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन बहुत रैपिड होते हैं, सीधी सी बात है, इस पर ब्रेन नहीं होता, इसके लिए हमें सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि अगर आपको अपना हाथ दूर करना है फ्रॉम अ हॉट फ्लेम, ठीक है, तो फटाफट से कर लोगे, ठीक है। व्हेन लाइट एक्ट एज ए स्टिमुलस, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बाहर धूप में चले गए और तेज सन की रेज है ना दोपहर के 2-3 बजे, तो अपनी प्यूपिल जो है वो ऑटोमेटिक में साइज कम कर लेगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली कम कर लेगी, तो वो चेंज हो जाती है बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी हाई, ठीक है। सडन जर्क विड्रॉवल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ पिन, ठीक है, पिन विन चुभ जाती है तो ऐसे पिन चुभ गई, अरे ऐसे कर लेंगे अपन ना, आउच, ये सब चीज़ें अपन के मुंह से भी निकलते हैं आवाज़। कफिंग, स्नीजिंग, ठीक, खांसना, छींकना, ये सब भाई नाक में कुछ घुस गया, ठीक है, छींक कर ली तो ये सडन मूवमेंट्स हो गया। ओके, अभी ब्रेन के बारे में, यार ब्रेन इसके नाक में कुछ घुस गया, क्या करें, इतना टाइम ब्रेन के पास नहीं है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा और भी काम है, तो स्पाइनल कॉर्ड ये सारे के सारे काम को कंप्लीट करता है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सेशन समझ में आ रहे हैं, हालांकि आपके कमेंट्स मुझे बता दो दे ही रहे, ठीक है, बट अभी भी उतने कमेंट नहीं आ रहे जितना मैंने सोचा था, ना ही उतने लाइक आ रहे जितना मैं सोचा था। मुझे लगा बच्चों को बड़ा मजा आएगा, बट पता नहीं क्यों कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं बच्चों को लाइक करने में, समझ ही नहीं आता। कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट्स विद डायग्राम, ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू हमें बताना है कि फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में कैसे होता है। देखो आपको कहीं पे भी ऐसे आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे इजी लैंग्वेज करके मैंने पूरे बनाए हुए हैं, तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, सफल करना और मार्क्स अच्छे लेके आना। ओके, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताओ, प्लांट के अंदर डायग्राम है, डायग्राम दे दिया, आपके टेक्स्ट में डायग्राम भी है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, पहली बात तो अपन वो देखते हैं। तो जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट ना, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स गैमेट जो आप बोलो, ठीक है, वो जब आपस में मिलते हैं जाइगोट बन जाता है, ये जाइगोट को अपन बोलते हैं, ये प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अब फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के बाद, ठीक है, तो पॉलिनेशन थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, तो उसके बाद तो तुम्हें क्लियर होगा फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है, देखो बच्चा ये वाला, ठीक है, अब आप फिगर में देख सकते हो, ये स्टिग्मा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो ये आपको तारा सितारा जैसा लग रहा है ना, ये वाला, ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स है। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे चिपक गए ना, अब चिपकने के बाद क्या होगा ना, देखो स्टेटमेंट देखो नंबर 2 का, पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल एंड इट ग्रोस इनटू पोलन ट्यूब। देखो बच्चा दिख रहा है, ये पूरी की पूरी ट्यूब बन गई, ठीक है, ये पोलन ट्यूब, जिससे पोलन ग्रेन्स अंदर की तरफ ट्रांसफर होंगे। ये पहले ट्यूब अवेलेबल नहीं होती है, याद करना, ये जब पोलन ग्रेन्स उस पे स्टिग्मा पे अटैच हो जाते हैं ना, फिर यही पोलन ग्रेन्स ये ट्यूब को धीरे धीरे डेवलप करते हैं, ठीक है, ये पहले से अवेलेबल नहीं होती। चलिए, तो अब क्या हुआ, पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम द स्टिग्मा, फिगर ध्यान आया ना, ठीक है, स्टिग्मा से वो कहाँ पे जाएगी, थ्रू द स्टाइल वो आएगी ओवरी के पास, स्टाइल मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन स्टाइल बोलते हैं ना, स्टाइल में रहने का, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टाइल। तो इसके थ्रू नीचे की तरफ आती है, देन इट एंटर्स ओवरी, ठीक है, ओवरी के पास जाएगी थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। आप फिगर देखो तो ये रहा पूरा ओवरी और ये रहा छोटा सा जगह है, ठीक है, ये छोटी सी जगह को अपन कहते हैं माइक्रोफाइल, ठीक है, तो ये माइक्रोफाइल से ट्यूब अंदर की तरफ जाता है। अब इतना क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब ये पोलन ट्यूब जो है उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, तो अब ये दोनों मेल गैमेट्स जो हैं वो एम्ब्रियो में चले जाएंगे, मतलब कि अंदर ओव्यूल में चले जाएंगे, ये रहा पूरा गर्भ अवस्था, नहीं गर्भ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें चले गए ये दोनों। देखो ये थोड़ा फिगर भी दिख रहा होगा आपको, ये वाले, ये फीमेल है और यहाँ पे ये मेल वाले जाएंगे, ठीक है, फिगर आपके टेक्स्ट में भी अच्छे से होगा, देख लीजिएगा, छोटा सा शायद लगे आपको। ओके, अब ना 2 मेल गैमेट का ना बेटा, तो उसमें से एक जो मेल गैमेट है वो एग के साथ, मतलब कि ओवा के साथ फ्यूज होके क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो चलो एक का काम तो क्लियर हो गया, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा मेल गैमेट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये देखो ये वाले रहे, ये जो मैंने 2 ये है ना, ठीक है, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मर्ज जाएंगे और क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब कि पूरा वो कवच, ठीक है, बच्चे को संभालने का पूरा कवच बना देंगे अंदर।
ओवरी के अंदर दो टाइप के फ्यूजन होते हैं, दो हुए ना, एक तो एग के साथ हो रहा है और दूसरा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है। इसके लिए इसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चा, चलिए तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, where does okay where does the formation of germ cells take place, explain their path of conduction with diagram। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा कि बंदा बोल क्या रहा है। हालांकि मैं क्लियरली बोलूं तो ये बात है कि ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, बेसिकली गुजराती में से ट्रांसलेट किया गया है गाला का, इसमें मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने गुजराती जो गाला है उसमें उनका साफ साफ क्वेश्चन ऐसा है कि जम्प से मतलब वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट कहाँ फॉर्म होता है उनका क्वेश्चन ये है। और दूसरा कि जो मेल गैमेट है ना उसका पूरा पाथ बताओ, जहाँ से फॉर्म होता है और बाहर निकलने का पूरा आप अपने को पाथ बताओ, उन्होंने इतना बोला है। ठीक है, अब इन्होंने मेल तो इन्होंने बोला ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने जम सेल दे दिया, अब जम सेल तो दोनों में होते हैं ना। ठीक है, तो बट ये पाथ बोला है, इसके लिए पाथ ऑफ कंडक्शन के थ्रू अपन मेल समझ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन का गलती है फ्रेमिंग होने का, ऐसे फ्रेम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन ये। बट ठीक है, अब जो गाला में है उसमें मैं तो नहीं बता सकती, पर मैंने आपको बता दिया कि ये चेंजेस हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने जम सेल के दोनों आंसर लिखे हुए हैं, हालांकि एक्चुअली आंसर सिर्फ मेल के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तो काइंडली कंसल्ट योर टीचर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जर्म सेल्स आर दो सेल्स विच क्रिएट गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स मतलब कि सेक्स सेल्स। ठीक है, गैमेट्स मतलब कि सेक्स सेल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्पर्म आएगा मेल के अंदर और ओव्यूल आएगा फीमेल के अंदर। इन फीमेल जर्म सेल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ओवरीज के अंदर, और मेल्स में कहाँ लोकेटेड होते हैं, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने दोनों के रेस्पेक्ट में आपको आंसर तो दे दिया है। बट जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन दूसरा क्या है, एक्सप्लेन देयर पाथ ऑफ कंडक्शन। ठीक है, मतलब कि उसके पूरा पाथ बाहर निकलने का। अब बाहर निकलने का पाथ ज़्यादातर अपन स्पर्म की ज़्यादातर बात करते हैं ना इसके अंदर, क्योंकि वो पूरा बॉडी के बाहर निकल जाता है। फीमेल का तो फिर एक अलग ही फंडा होता है। तो इसके लिए मैं इन टर्म्स ऑफ जो एक्सप्लेनेशन है ना सेकंड क्वेश्चन का, वो मैं मेल के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम में फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म क्या है, टेस्टिस, एपिडेडमिस, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। ठीक है, ये 5 स्टेप से वो होके गुजरता है। और उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन देयर पाथ, तो एक्सप्लेन भी करना है, तो चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, सीधी सी बात है। ठीक है, और इसको हम लोग स्पर्म्स कहेंगे। ये एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी आउटसाइड होता है, और एक मस्कुलर पाउच के अंदर स्टोर होता है, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब बेसिकली स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए अपने नॉर्मल बॉडी से, ठीक है, नॉर्मल बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर चाहिए। जैसे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उससे कम होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये है। देखो अभी अगर आपको इसके अंदर ये वाला थर्ड पॉइंट अगर आपको ओमिट करना है ना, कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई टेस्टोस्टेरोन की बात इसमें खास हो नहीं रही है, तो इफ़ यू वांट टू ओमिट इट यू कैन, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं एपिडेडमिस। तो एपिडेडमिस क्या है, इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब विच टेम्परली स्टोर्स स्पर्म्स। देखो फिगर मैंने दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चा, ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, आई होप मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला। ठीक है, ये है अपना एपिडेडमिस। ठीक है, तो ये कॉइल्ड है ना, मतलब यूं मुड़ा हुआ है, और ये टेम्पररी टेस्ट स्पर्म्स को यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, शायद मैं गलत लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, DI पहले आएगा, DY बाद में आएगा। ठीक है, तो वो स्टोर्स करता है स्पर्म को, दैट्स इट। अब आता है वास डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, स्पर्म डक्ट। ठीक है, तो ये एक लंबा सा ट्यूब है जो स्पर्म्स को एपिडेडमिस से लेकर ट्रांसफर करेगा यूरेथ्रा में। ठीक है, यूरेथ्रा में, और इस दौरान 2 ग्लैंड से मुलाकात होगी। एक आएगा सेमिनल वेसिकल, दूसरा आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो इनके अंदर एक लिक्विड ट्रांसफर करेंगे जो स्पर्म को इजीली ट्रैवल करने में हेल्प करेगा।
और इस लिक्विड को अपन कहते हैं सीमेन। ठीक है, अब आया यूरेथ्रा में। ठीक है, यूरेथ्रा में इट कैरीज द स्पर्म टू द ऑर्गन कॉल्ड द पीनस एंड जो ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी, इट एक्ट एज अ कॉमन पैसेज। ठीक है, स्पर्म और यूरिन दोनों यहाँ से ही पास आउट होते हैं। ठीक है, डन, क्लियर। तो ये हो गया पूरा का पूरा पाथ ऑफ कंडक्शन, है ना। देखो 3 मार्क में है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लंबा तो लगेगा आंसर। आप बोलोगे मैम लंबा है, बट एक दो अगर पॉइंट आपको लगे कि कहीं काटनी है तो काट लेना, बाकी मुझे जो बोला वो तो है ही, उसके अलावा तो कुछ और मुझे लग नहीं रहा डिडक्ट करने का। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1। ठीक है, ओके, ऑन विच फैक्टर्स डज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड एंड स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। ठीक है, चलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is nothing but ratio of speed of light in vacuum, ठीक है, जिसको अपन C लिखेंगे, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम हो ना, डेंसर हो गया, रेयर हो गया, जो भी V। ठीक है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला आ जाता है C/V। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब आगे आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है ना लाइट। ठीक है, जैसे ये 2 मीडियम हुए ना बेटा, तो ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जो लाइट जाएगी, ठीक है, तो इसका जो रेशियो बनेगा उसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1। ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए तो पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1, है ना। 2 में चेंज दिखेगा विथ रेस्पेक्ट टू 1, ध्यान देना। अब कह रहा है कि कौन से फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो देखो भैया, पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम ना, रेयरर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयरर है, तो मैटर तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक तो आएगा नेचर ऑफ मीडियम। तो स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड लाइट की कम हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाता है। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है, मैं आपको रीज़न बता रही हूँ। आप नॉर्मली नेचर ऑफ मीडियम लिखकर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज इसके लिए दिया है कि कई बार ना MCQ हो जाते हैं ना, या फिल्म में आ गए, ऐसे लिखा हुआ, ऐसा सुनो आपको लिखा आता है स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट कॉमा डैश इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके पास ऑप्शन है हायर, लेसर, सेम, तो क्या लिखोगे। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बोली हुई है। ठीक है, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना डन ना, ओके। अब कह रहा है कि स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ N21 एंड N12। ठीक है, एक्चुअली स्टेट करना है तो ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ इस तरीके से। एक सिंपल से आपको नॉलेज दे देती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1:2, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, इतना। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, 2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2, है ना, क्वेश्चन चेक करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1:2, ये बोला है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब लिख दो N2/N1 मल्टीप्लाई बाय N1/N2, कैंसल आउट, आंसर क्या बचा, 1, दैट्स इट। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ N21, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 to 1:2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट्स इट। वैसे थोड़ा सा ये लंबा है जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, बट इतने मार्क का कुछ है नहीं तो कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कानून बता दो, ठीक है, क्या है रिफ्रैक्शन लाइट के, एंड एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विथ डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, पहले तो हमें 2 कानून लिखने हैं इसके। तो इट स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप सिंपल लिख दो, इट स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे,
रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओके, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। यहाँ तो फिर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वाला चीज़ काट लो, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लो मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अब डन। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ स्टेट्स द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन टर्म्स ऑफ साइन, रिफ्रैक्शन, इसके लिए हमेशा कैसे आएगी बेटा, कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो ये दो लॉ थे। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विद डायग्राम। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर लो। तो ये रहा डायग्राम आपके पास, ठीक है। तो देखो पहले थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते डायग्राम को। तो ये है पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल के डायमेंशंस के पॉइंट आ गए, ठीक है। ये रे आया ए बी, चेक कर रहे हो ना बेटा, ये वाला, ठीक है। ये रे आया ए बी, ये ए बी रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। बाहर की तरफ मीडियम कैसा है बेटा, एयर। एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम, ठीक है। ये ग्लास है, ये ग्लास कैसा मीडियम हो गया बेटा, डेंसर मीडियम, ठीक है। उसके बाद फिर से ये बाहर आ रही है लाइट, देखो आप देख सकते हो ना ये वाली, ठीक है। फिर से ये लाइट बाहर आ रही है, इसका मतलब कि फिर से वो आ रही है रेयर मीडियम में। तो यहाँ पे दो केस होंगे, ठीक है, यहाँ पे दो केस होंगे। पहला केस होगा जब एयर से ग्लास की तरफ जाएगी रे, मतलब कि रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, ओके। फिर दूसरा होगा ग्लास से एयर की तरफ जाएगी, मतलब कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। तो ये दो अपन को रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं इसके अंदर। चलो अभी एक्सप्लेनेशन में देख लेते क्या क्या है। नाउ इन दिस केस फर्स्ट लाइट फर्स्ट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड देन बैक फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना। तो पहले तो एयर टू ग्लास में जा रही है, ये रहा, पहले एयर टू ग्लास, फिर जा रही है ग्लास टू एयर में, है ना। तो मैंने वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया हुआ है। सो हेंस देयर आर टू रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब एयर टू ग्लास मतलब कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम हो गया। अब रेयर टू डेंसर हो गया तो जो ये रे होगी वो क्या हो जाएगी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ तो ये इसकी तरफ, ओके, ये ऐसे ऐसे आई, ठीक है, तो ये इसकी तरफ यूँ बेंड करेगी, ठीक है, बेंड हो जाएगी। चलो आफ्टर ट्रैवलिंग इन द ग्लास स्लैब, अब वो अंदर गई तो डेंसर मीडियम में आया। द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, सेकंड वाला ऑप्शन आ गया अभी। अब लाइट जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, देखो ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है, तो ग्लास टू रेयर मीडियम आ गया। सो द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। पहले वाले को अपन कह रहे हैं इंसिडेंट, अभी इसको कहेंगे अपन इमर्जेंट रे विच बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये डेंसर मीडियम है बच्चा और ये रेयर मीडियम है ना। तो अब ये जब रे डेंसर से रेयर में आएगी तो वो क्या करेगी, वो दूर की तरफ जाएगी, है ना, वो दूर चली जाएगी। सो वी ऑब्जर्व दैट, हम ये देखेंगे कि ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो आपके सामने सामने फिगर देख लेते हैं, देखो बच्चा जी, देखो ये आया और ये गया, देखा जाए तो यूं और यूं जा रही हैं, ठीक है, तो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हो गई ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जा रही हैं, पैरेलल हो जा रही हैं, ओके। सो ओके, द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये रहा जो एंगल बना, इस एंगल को अपन कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। नाउ and the perpendicular distance between the two rays is called the lateral displacement। देखो अभी फिगर, ठीक है, देखो अगर अपन ये मान के चलें कि रे जो इंसिडेंट है वो एज इट इज आ रही है, वो बेंड नहीं हो रही है, तो ये वाली रे आई और जो बेंड हुई तो इनके बीच का ये जो गैप होता है ना बेटा, इस गैप को अपन कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए
जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आप स्विमिंग पूल ऊपर से आप जब देखते हो तो नीचे की तरफ का जो वो होता है ना बेस, वो कैसे ऊपर की तरफ लगता है कि ये तो अरे ये तो बहुत छोटा सा है ना, गहरा सा, अपन को वैसा लगता है, इतना गहरा नहीं अपन को ऐसा लगता है। तो बेस ऊपर की तरफ जो है वो उभरा हुआ आता है, तो वो उभरापन वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। पेंसिल का टूटना कैसे लगता है, अपने को पानी में डाल के रखते हो, देखते हो पेंसिल टूटी हुई लगती है। तो ये सब जो इल्यूजन्स वाली जो चीज़ होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से आती है। ठीक है बच्चा, तो दैट इज ऑल अबाउट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। हाउ वुड यू कंक्लूड दैट 3 resistors connected in parallel with a battery have the same potential difference across the two ends and derive the formula? ठीक है, तो चलो पहले कैसे कंक्लूड करना है कि भाई पैरेलल डिफरेंस के अंदर हम वोल्टमीटर एक ही लगाते हैं और एक ही पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो देखो सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 और ये सब आपस में कनेक्टेड है। इन द गिवन फिगर आप देख सकते हो R1 R2 R3, वोल्टमीटर कनेक्टेड है, एमीटर कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, की कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड हो गया। ठीक है, सर्किट क्लियर है। नाउ अब ना टेक द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2 एंड व्हेन R1 एंड R3 एंड R2 इज एब्सेंट। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये R2 को थोड़ी देर के लिए निकाल देना है और R1 और R2 रखना है और अपन को वोल्ट मीटर में वोल्टेज चेक करना है। फिर कह रहा है कि R2 और R3 रखो और R1 को निकाल दो। ठीक है, फिर आप देखो, तो आप देखना दोनों के दोनों केसेस के अंदर आपको वोल्ट मीटर सेम रीडिंग आएगा। तो ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो जब भी हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है, तो इसके थ्रू अपन इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया, कंक्लूजन पता चल गया कैसे कर सकते हैं हम लोग। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है तो मुझे उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे डेरिवेशन की। देखो बेटा, डेरिवेशन में अगर आप फिगर देखो तो देखो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आई है ना, ये रहा आई। ठीक है, तो आई जो है वो तीनों में अलग अलग जाता है डिपेंड ऑन द रेजिस्टर्स। ठीक है, और बाहर तो खैर सेम ही आ गया, और वोल्ट मीटर जो है वो एक ही है, सब जगह पे सेम ही कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आई जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई आर होता है बच्चा, है ना। तो V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं अलग अलग रजिस्टर के हिसाब से करंट गिनूं तो मेरा क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, R1 के रेस्पेक्ट में I1, V इज अ कॉन्स्टेंट। फॉर रजिस्टर सेकंड I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड फॉर रजिस्टर थर्ड I इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो जैसे अपन कह रहे हैं कि I इज नथिंग बट I1 I2 प्लस I3, तो मैं इनकी जगह पे ये वैल्यूज लगा दूँ। हाँ लगा सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं। तो I की जगह क्या लगा दूँ, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और ये I जो है इसकी जगह पे ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन R लगा दूँ। पैरेलल कनेक्शन में मैं इसके लिए यहाँ पे RP लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए, सो V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V को कॉमन निकाल दो, क्या हुआ बच्चा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V और V कैंसल आउट, तो क्या हो गया 1 अपॉन RP, मतलब कि रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट अपन को लेना है ये हम कैसे ले सकते हैं, इन सब का रेसिप्रोकल का प्लस करके हमें पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैसे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन, ठीक है, ये हो गया डिराइव्ड। डन बच्चों, क्लियर, इजी। चलिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, 3 मार्क में पूछा है तो इतना बहुत हो गया हमारा आंसर। सो बच्चा पार्ट टी, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन सी खत्म कर लिया। इस बार पेपर 4 में क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के दिए थे तो समझ के कर लिखने वाले थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आपको इजी तरीके से मैं लिखवा दूँ और बता भी दूँ। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए सेशन के साथ, नेक्स्ट चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। मैं आपको प्रोवाइड करती जा रही हूँ वीडियोस जितना मुझसे जल्दी जल्दी होता है, बट आप पढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते जाइए। ओके,
बाय बाय, टेक केयर।